और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केरला के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। खान साहब, इस वक्त देश में दो ही मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स का और दूसरा हिजाब का। तो पहले मैं कश्मीर फाइल से शुरू करूंगी क्योंकि मुझे आपका पुराना वक्त भी याद आ गया जब आप राजीव गांधी जी के साथ हुआ करते थे। और आज इस बात पर बहुत बहस छिड़ी हुई है कि उस जमाने में क्या हुआ। केरला कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था और कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित्स और हिंदूज का नरसंहार हुआ था उस पर उनका कहना है कि कश्मीरी हिंदू या पंडित कम मरे थे और 15,000 से ज़्यादा मुसलमान मरे थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक स्कॉलर होने के तौर पर और उस वक़्त राजनीति में होने के तौर पर, क्या ये सही बयान है? और अगर सही था तो फिर केरला कांग्रेस ने डिलीट क्यों कर दिया? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बहुत दफ़ा ये बात कही है कि लाशों की गिनती करना अपने आप में बड़ा अमानवीय काम है। एक मासूम इंसान अगर मरता है तो वो अपने आप में त्रासदी है, ट्रेजेडी है। और ये गिनती करना कि किस वर्ग से कितने मरे, ये तो घृणित है और मेरी समझ से भर्त्सना करने की योग्य बात है। मैं इस विषय पे न सिर्फ बोला हूँ बल्कि मैंने पहले लिखा है। मैं लाशों की गिनती करने की बजाय ये देखूंगा कि वैली से कितने लोग अपना घर छोड़कर बेघर होने पे मजबूर हुए, अपने ही देश में रेफ्यूजी बने, अपने ही देश में रात के अंधेरे में उनको जिस तरह से उनके दिलों में खौफ पैदा किया गया, आतंक पैदा किया गया। जहां लाउड स्पीक सर्दियों की रात, दिसंबर जनवरी, और उसमें जिस किस्म की कॉल, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, मेरे बताने की बात नहीं है। और जहां ऐलान किए जाते थे कि बच्चियों को छोड़ के बाकी सब लोग चले जाओ, इत्यादि इत्यादि। मैंने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, श्रीनगर में एक सम्मेलन था, वहां पर मैं गया था, मैं बोला था और मैंने ये बात कही थी कि हमारा अपना संविधान है, हमारे कानून हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, वो बड़ी हद तक एक भूमिका अदा करते हैं हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड को बनाने में। और अगर उस नज़र से मैं देखूं तो कुरान एक ही जगह पर हथियार उठाने की इजाजत देता है, और वो है कि अगर किसी को उसकी आस्था के कारण उसके ऊपर इस हद तक जुल्म किया जाए कि वो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो। और साथ में मैं ये भी एक बात कहूंगा कि ये कोई, मैं ये नहीं मानता हूं कि ये संप्रदायों के बीच में कश्मीर में संघर्ष था। नहीं, कश्मीर तो सूफियों की सरजमीन। कश्मीर में तो जो सबसे बड़ी शख्सियत है शेख नूरुद्दीन की, वो लल्लेश्वरी जो शिव भक्तनी थी, वो अपने आप को उनका शिष्य मानते थे। लिहाजा कश्मीर में ये कोई संप्रदायों का झगड़ा नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये आतंकवाद कहां से आया है। कश्मीर के भी पहले से हम ये आतंकवाद 1980 से झेल रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कि वो सेंटर कहां पर लोकेटेड थे जहां पे आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने चरारे शरीफ में आग लगाई शेख नूरुद्दीन के मजार में, हम वो भी सब जानते हैं। लेकिन हर चीज को, अगर उस जुल्म की दास्तान को बयान, मैं फिल्म के बारे में नहीं जानता हूं, मैंने अपनी जीवन में 4-5 फिल्मों से ज्यादा नहीं देखी होंगी, न ये इस फिल्म के बारे में पता है, लेकिन जो कुछ मैं सुबह से सुन रहा हूं
उससे ये लगता है कि वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जो अपना घर बार छोड़ के भागे, उनसे मुताल्लिक ये फिल्म है। अगर इसको भी सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा तो ये अपने आप में क्या कहूं मैं, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। आरिफ मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि उस दौर की बात है और आज कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा भी उठाया है कि ये उस दौर की बात है, 1990 19 जनवरी की वो भयानक रात जब सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी और उसे सपोर्ट करने वाले बीजेपी थे, यानी कि वाजपेयी और आडवाणी। लेकिन दूसरा पहलू कहता है कि इस बात के लिए आगाह करने वाले वहां के गवर्नर जगमोहन साहब ने 1988 से खतों खत लिखे गए राजीव गांधी को। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राजीव गांधी जी ने इग्नोर किए ये वार्निंग सिग्नल्स जिसके बारे में गवर्नर साहब जगमोहन साहब की एक चिट्ठी पब्लिक डोमेन में अब आई है? क्या इस वक्त जो कांग्रेस बीजेपी पर उंगली उठा रही है ये सही पहलू है या कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है? सही क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, कौन पार्टी किस पर उंगली उठा रही है उस चर्चा में मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखूंगा। मैं एक बात जानता हूं, अगर आप ये भी कहिए कि सरकार किसकी थी, केवल राजनीतिक उससे भी देखिए, तो भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये कश्मीर में जो टेररिज्म है वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। वो आज भी जो कुछ हो रहा है वो सरहद पार से लोग आके वो वहां ट्रेनिंग लेते हैं और वो आके यहां हिंसा का नाच नाचते हैं। ऐसे मामले में साधारणतया ये होना चाहिए कि हम सब जहां मानवता का प्रश्न हो वहां पे हमें उसे बांट के देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आपने बताया, मैंने पहले ही कहा कि मुझे निहायत अफसोस है अगर इस तरह का ट्विटर आया या वो विड्रॉ बाद में हुआ तो अच्छा ही है कि वो विड्रॉ हुआ, लेकिन हर चीज को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखकर गिनती करना ये मुझे हरगिज भी स्वीकार्य नहीं है। और ध्यान करिए कश्मीर के ऊपर क्या आम तौर से क्या एटीट्यूड रहा है। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो नेता कश्मीर पर भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये इसका राजनीतिक लाभ आपको मिल जाएगा, बल्कि तुरंत अपनी सेवाएं दी और बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी। ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी जब 370 धारा को हटाया गया था कि कम से कम उन मामलों को लेके जहां देश की एकता और अखंडता का प्रश्न हो, जहां मानवता का बुनियादी प्रश्न हो, वहां पे अच्छा रहेगा अगर हम अपनी बातों को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना बंद कर दें। आपने बहुत सही कहा खान साहब, लेकिन ये उस दौर की बात है जब आप सक्रिय थे और आप स्कॉलर हैं, आप पढ़ते रहते हैं और आपको इल्म था इन चीजों का। मैं ये पूछ रही हूं कि अगर नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को कहा कि आप भारत का पक्ष रखें यूनाइटेड नेशंस में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा 89, 90, 91 के बीच में जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि कुछ गलतियां हुई हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखना चाहिए। तो मैं आज फिर से आपसे ये सवाल पूछूंगी कि
कुछ इस तरह की भी बातें आती हैं कि चाइना गए थे राजीव गांधी साहब उस दौर में, और उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो सरकार थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो फ्रेंड है, और इसलिए शायद दिल्ली ने हस्तक्षेप नहीं किया था कश्मीर में। क्या नरसिम्हा राव यही सही करने की कोशिश कर रहे थे? मैं इसके बारे में, मुझे कोई जाती जानकारी नहीं है, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा कि कश्मीर में जो सक्रिय आतंकवाद शुरू हुआ वो हुआ जब एक पिछले देश की आज़ादी के बाद से एक पार्टी वहाँ पे जीता करती थी, दूसरी पार्टी विपक्ष का रोल अदा करती थी। वहाँ पे वो दोनों ने साथ मिलके इलेक्शन लड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक बड़े नेता से सेंट्रल हॉल में बात हुई और मैंने उन्हें अलग ले जाकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में जितना महत्व सरकार का होता है, विपक्ष का महत्व उससे कम नहीं होता। आप लोकतंत्र चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है। आप दो पार्टियां हैं, आप दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप जो विपक्ष का जो स्पेस है, जो जगह है, वो किसके लिए छोड़ रहे हैं? तो उनका जवाब मुझे ये था, और ये 89 का इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस में जाहिर उस वक्त नेता राजीव जी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात मेरी पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम अगर मेजॉरिटी भी लाओगे तो भी सरकार नहीं चल पाएगी अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करोगे। तो मुझे तो वो ज्यादा अच्छी बात खतरनाक नजर आती थी इस बात से कि चाइना में किसी ने क्या कहा, उससे ज्यादा खतरनाक बात वो लगती थी। और वहीं से ही चूंकि वो स्पेस खाली कर दिया, तो वहां उसके बाद ही सक्रिय आतंकवाद कश्मीर में बढ़ा। तो यानी कि आप भी इनकार नहीं कर सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तार जुड़े हुए थे, इसलिए जो कुछ भी होता था कश्मीर में, या दिल्ली दूसरी तरफ देख लेती थी और दिल्ली में होता था तो कश्मीर दूसरी तरफ देख लेता। ये कहना गलत तो नहीं होगा? आपके लिए ठीक है, मेरे लिए कहना उचित नहीं। आपने बहुत कुछ कह दिया इतना सा ही कह के, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आज जब ये फिल्म बनकर आई है और जिस तरह से थिएटर से लोग निकल रहे हैं रोते हुए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सच्चाई को दबाना कहां तक सही है, और सच्चाई अगर दर्शाई जा रही है तो मैं पूछना चाहती हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक कौम की तरफ या एक कम्युनिटी की तरफ हेट्रेड बढ़ा रही है। आप मानते हैं कि ये सच्चाई इसलिए दबानी चाहिए ताकि हेट्रेड ना नजर आए किसी की तरफ? अगर आपकी प्रमुख पहचान राष्ट्रीयता नहीं है, भारतीयता नहीं है, और आप अपनी प्रमुख पहचान जिस कम्युनिटी में आप पैदा हुए हैं उसको बनाते हैं, तो बदकिस्मती से ये होता है कि कुछ लोगों के कुकर्म, कुछ लोगों के गलत काम, वो सबके सर मढ़े जाते हैं। ये लोग बुनियादी तौर पर, इनको आइडेंटिटी के लिए सिर्फ एक चीज नजर आती, जो सबक अंग्रेज ने पढ़ाया था कि हम भारत को राष्ट्र नहीं मानते, हम भारत को विभिन्न समुदायों का समूह मानते हैं। ये उसी आइडेंटिटी पे इटके हुए हैं। आज इससे पहले भी बोला हूं, हमारा अंग्रेजों का जो संवैधानिक ढांचा था, जो उनके कानून थे, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक कम्युनिटी थी, अधिकार कम्युनिटी को दिए जाते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट होता था। भारत का संविधान बिल्डिंग ब्लॉक भारत के नागरिक को मानता है, ये उसको मानने को तैयार नहीं है।
इसलिए आपने बहुत सुना होगा, कोई अगर जो पाकिस्तान में आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया, मैंने पहले ही आपसे कहा, कश्मीरियों ने, जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, कश्मीरियों की परंपराएं तो सूफी परंपराएं हैं। उन्होंने तो 47वें भी अक्टूबर में हमारी फौजें 5 दिन बाद पहुंची थी। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों का मुकाबला करते हुए जाने दी थी। तो हमें तो गर्व है हमारे कश्मीरियों पर, हमारे सर का ताज है वो। लेकिन इन लोगों के नजदीक उनकी केवल एक आइडेंटिटी है, और ये उसी माहौल को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उसके नाम पर ये अपनी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ा सकें, उसको फायदा पहुंचा सकें। बुनियादी चीज को नजर डालनी जरूरी है, और वो ये है कि भारत में मेरी एक नहीं, पता नहीं कितनी आइडेंटिटीज हैं, कितने धर्म हैं। धर्म से मतलब रिलीजन नहीं, मैं किसी का बेटा हूं, वहां मेरा पुत्र धर्म है। मैं किसी का बाप हूं, वहां मेरा पिता धर्म है। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, वो मेरा एक धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म मेरा है मेरी राष्ट्रीयता, मेरी पहचान है मेरी भारतीयता। उसको ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप इससे ज्यादा कोई अपमान कर सकते हैं कश्मीरियों का? क्या आप कहें कि आतंकवादियों के कामों को अगर हम उस कहानी को दिखा रहे हैं जो जुल्म हुआ है, तो इससे किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत बढ़ेगी? कम्युनिटी के खिलाफ क्यों नफरत बढ़ेगी? इससे आतंकवाद से होने वाले नुकसान, उसके प्रति जागृति बढ़ेगी। इससे लोगों के अंदर ये समझ आएगी कि इस खतरे का मुकाबला हम सबको मिलकर करना है, और हमें अब कभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आने देनी जहां किसी को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। और मैं इस पर सिर्फ बोला नहीं हूं, आप मेरी किताब देखिए, मेरे अगर मुझे सही याद है तो 2 से ज्यादा आर्टिकल हैं जिस पे मैंने यही लिखा है कि कैसे इन लोगों को मजबूर किया गया अपने घरों को छोड़ने के लिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने कहा आप सेंट्रल हॉल में एक लीडर से मिले। ये नया भारत है, इसमें लोग खुल के बोलना चाहते हैं, खुल के सांस लेना चाहते हैं, और 32 साल पुराना इतिहास जो दफन कर दिया गया है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज आप अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जो फाड़ दिए गए हैं। मैंने नहीं रोका, मैंने बात को नाम बता दिए। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं। मैंने नाम बता दिए हैं। अब कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने बहुत समझाया, अगर आप ये काम करेंगे तो इसके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे। और उन्होंने कहा मैं इसको समझता हूं, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो सत्ता के लालच में कश्मीर के मजबूर मुख्यमंत्री और सत्ता के लालच में मजबूर करने वाली कांग्रेस की सरकार, और उंगलियां उठ रही हैं हर तरफ। मैं आपसे आज एक और बड़े मुद्दे पर बात करना चाहती हूं आरिफ मोहम्मद खान साहब, और ये मुद्दा है हिजाब का। इस पर हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, और मैं आज उसका जिक्र करना चाहती हूं जो वर्डिक्ट आया है कर्नाटका के हाई कोर्ट से। और इस वर्डिक्ट में कहा गया है, और ये 3 जजेस का बेंच था जिसमें एक महिला मुस्लिम जज भी थी, जिन्होंने कहा कि ये हिजाब बिल्कुल कुरान शरीफ में ज़रूरी नहीं माना जाता। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये आपका भी स्टैंड था, क्या आप आज विंडिकेटेड फील कर रहे हैं कि जो आपने कहा कोर्ट ने वही साबित कर दिया, वही वर्डिक्ट दे दिया? ये कोई पर्सनल विंडिकेशन का प्रश्न नहीं है, और ये महिला जज की राय की भी बात नहीं है, ये मेरी
राय की भी बात नहीं है। एक चीज है कि आपके पास किताब मौजूद हैगी, हमने तो बार बार कहा, पूरी विनम्रता से कहा, आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जहां हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं की वेशभूषा को लेकर, हिजाब तो छोड़ दीजिए कि जरूरी है या नहीं है, अगर उस शब्द का प्रयोग भी कहीं महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में अगर हुआ हो तो मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। कोई नहीं दिखाता, इसे के है ही नहीं। 7 जगह वो शब्द प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग हुआ है कर्टेन के सूरत में, पार्टीशन की सूरत में, लोग दूरी पे हैं उसकी सूरत में, वेशभूषा का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं विंडिकेट वाली बात तो नहीं कहूँगा, इसी के कोई इसको निजी कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं किसी की, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, इसलिए खुशी है कि ये विवाद नहीं था, ये साजिश थी। 2019 के बाद 3 तलाक खत्म होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के सर से जो बोझ उतरा है, अब एक बार फिर उनके सर पे हिजाब का बोझ डालने की मैं कोशिश की जा रही थी। मैं बार बार कहता हूं, जरा गौर करिए, एक मुस्लिम महिला है, नौजवान लड़की है, आईपीएस है, अपने जिले में वो क्या हिजाब पहन के अपराधियों को नियंत्रित करेगी? आपके टीवी पर एंकर है, न्यूज प्रेजेंटर है मुस्लिम लड़की, वो हिजाब पहनकर प्रेजेंट करेगी? आपके जो व्यूअर्स हैं वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? आज की तारीख में सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं, बल्कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ने भी अपने दरवाजे बच्चियों के लिए खोल दिए हैं, लड़कियों के लिए खोल दिए, वो फाइटर जेट चला रही हैं। तो इस साजिश का एक ही मकसद था कि आज जो महिलाओं के सामने, लड़कियों के सामने जो कैरियर के अपना भविष्य बनाने की जो अवसर आ गए हैं, उनको कम कर दिया जाए। मुस्लिम लड़कियों के ताल्लुक से उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज कम कर देंगे आप, तो उनकी शिक्षा में रुचि कम हो जाएगी और फिर वो दोबारा उस 4 दीवारी के अंदर बंद होने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले ने उस साजिश को नाकाम कर दिया और जहां पे उन्होंने अपने जजमेंट में अनसीन हैंड इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने भी एक तरह से ये माना कि ये केवल विवाद नहीं था, बल्कि ये साजिश थी। आरिफ मोहम्मद खान साहब, लेकिन कुछ लोग अभी भी खुश नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और ये बच्चियां अपनी पिटीशन को अब सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहती हैं। और AIMIM के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, उनका कहना वो फैसले से नाखुश हैं। और मैं ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों के रिस्पॉन्सेस देख रही हूँ। कोई कह रहा है कि भाई अब आकर हमें कहा जाएगा कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक तरह का ये नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है कि ये उनके रिलीजन में, उनके धर्म में दखल अंदाजी है। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत में किसी को ना आज है, ना पहले कभी थी, ना कभी होगी। यहाँ तो हमारी तो इस देश की संस्कृति की शुरुआत हुई है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हमें यूनिफॉर्मिटी का कोई हमारी रुचि ही नहीं है। हम तो विविधता में को हमेशा हमने ये माना है कि ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को सुदृढ़ करने वाली चीज। यहाँ पे जो भारत से बाहर जो धर्म पैदा हुए हैं, उनके भारत में आने से पहले इस्लाम 1400 साल, क्रिश्चियनिटी 2000 साल, जूस यहाँ तब आए जब टेम्पल ऑफ सोलोमन को उनके अपने देश में तोड़ा गया और उनकी प्रताड़ना की गई, लगभग 2300 साल। लेकिन यहाँ तो उससे बहुत पहले कहा गया कि भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत के मर्द, औरत, स्त्री, पुरुष
वो अलग अलग उनके तौर तरीके हैं, अलग अलग उनकी खाल के रंग हैं, अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं। हम तो हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से, ये परिभाषित भाषा से नहीं होती, ये परिभाषित रेस से नहीं होती, ये धार्मिक आस्था। एक ही घर में आप देखिए, दो बहनें होंगी, एक मंगल के दिन व्रत रखती है, एक सैटरडे को रखती है। दो भाई हैं, एक हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, एक शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। अगर वो आस्तिक है, नास्तिक होने का भी अधिकार है, लेकिन अगर वो आस्तिक है तो अपने पैदा करने वाले को किस तरीके से याद करना चाहता है, ये उसका अपना अधिकार है। यहां कोई किसी के ऊपर इंपोज नहीं करने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाजत देता ही नहीं है, हमारी तो संस्कृति इजाजत नहीं देती कि हम किसी को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। हाँ, एक बात कही गई है, बल्कि इसको मना किया गया है। हाँ, कहा क्या गया है, वो ये कहा गया है कि आदर्श चरित्र उपस्थित करके और उसका असर डालने की कोशिश करो कि जो बुनियादी सिद्धांत हैं, ना बदलने वाले सिद्धांत हैं। बल्कि अगर मैं एक इस्लामिक स्कॉलर के शब्द प्रयोग करूं तो उन्होंने कहा कि अनचेंजिंग रूल्स फॉर अनचेंजिंग टाइम्स, मतलब कुछ सनातन सिद्धांत हैं, इटर्नल वैल्यूज हैं, वो कभी चेंज नहीं होती टाइम के साथ। लेकिन ज्यादातर मामले वो हैं विथ चेंजिंग टाइम्स लॉज चेंज, कंडक्ट चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स चेंज। एक और मुझे याद आ गया अभी कि ला युनकिरो तगय्युरुल अहकाम भी तगय्युरुल ज़मा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बदलते हुए वक्त के साथ कानून बदल जाते हैं। ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की किताब है जिससे मैंने कोट किया है। अगर सब कुछ को ये लोग अनदेखा करते हैं तो कोई मकसद है उसको अनदेखा करने का। ये बस समझिए कि ये जानते नहीं हैं। ये दिलों में नफरत इतनी ज्यादा है कि अगर मौका नहीं है तो उसको पैदा करेंगे, इतनी नफरत है। मौका पैदा करेंगे ताकि समाज में बंटवारा कर सकें, अस्थिरता पैदा कर सकें, सरकार के लिए परेशानियां पैदा कर सकें। मैं तो हैरत में रह गया आज कि एक बहुत ही प्रमुख महिला नेता जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया। तो मैंने कहा भाई स्क्रिप्चर में तो हिजाब है नहीं, मुस्लिम लॉ में हिजाब है, मानना पड़ेगा क्या है। तो उस मुस्लिम लॉ में ये भी है, उसी मुस्लिम लॉ में जहां हिजाब है वहां ये भी है कि अगर महिला के हाथ में किसी समाज या देश का नेतृत्व होगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। महिला को राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो इन बिचारी गरीब बच्चियों पे ही वो क्यों लागू करना चाहती हैं इस्लामी कानून? अपने ऊपर भी लागू करें। तो सत्ता के लिए लॉ बदल सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए इस्लाम का जो कानून है वो रहना चाहिए। बहुत बहुत उम्दा चीज कही आपने। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने आपने जिक्र किया कि ये एक साजिश थी। ये कौन साजिश कर सकता है हमारी बच्चियों को दबाने के लिए, पीछे करने के लिए? ये कौन साजिश कर सकता है? इससे किसका फायदा है? सब जाने माने नाम हैं, मुझे वो नाम लेने की जरूरत नहीं। फायदा उनका और कुछ नहीं है। फायदा उनका ये है कि वो तो इसमें अपना फायदा देखते थे। देश आजाद हुआ अगस्त 1947 में, हैदराबाद का उन्होंने विलय नहीं होने दिया अगले 13 महीने तक। और जो नंगा नाच नाचाए वहां पर हिंसा का, जुल्म का, ज्यादती का, महिलाओं पर ज्यादती का, सारा डॉक्यूमेंटेड है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हवा से कोई ऐसी ये बयान दिया जा रहा हो, सब डॉक्यूमेंटेड है। तो वो लोग तो उसमें भी अपना फायदा देखते थे।
ऐसे लोगों के बारे में आप कहां तक हम इनको, मैं तो इनके बारे में एक बात मानता हूं, इनको जरूरत से ज्यादा इनका नाम तो लेना ही नहीं चाहिए और इनको जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप अपने जो हमने चुना है अपने लिए रास्ता, हमें अपने देश को आने वाले सालों में दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है, तो हम इन अवरोधों को इनको नजरअंदाज करके बगैर कोई महत्व दिए हुए और अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत लोगों का ये भी कहना है और आज इस तरह के भी कुछ बयान आए हैं कि आगे से कोर्ट बताएगा कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की इजाज़त है कि नहीं, दाढ़ी रखने की इजाज़त है कि नहीं, और सरदार सिख लोग अगर पगड़ी पहन सकते हैं तो मुसलमान लड़कियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। ये तमाम तरह की दलीलें आ रही हैं, ये दलीलें सही हैं या गलत? ये देखिए, आप फैक्ट्स दे सकते हैं, लोगों को तथ्य बता सकते हैं, समझदारी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसेंशियलिटी का टेस्ट, एक बेसिक उसूल तय कर दिया। हमारे देश में तो छुआछूत भी धर्म के नाम पे जायज मानते थे लोग, सती भी धर्म के नाम पे जायज मानते थे। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी थी, मतलब 86 के बाद, जहां 3 तलाक को खुदा का कानून बताया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर चीज जो आप करते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए धर्म में स्वीकृति हो, लेकिन आप चूंकि उसको कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आप ये समझने लगे हैं कि इसके लिए स्वीकृति। उन्होंने कहा आपको, जब आप अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अगर आप संरक्षण मांगने के लिए आएंगे, और ये और ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 25 है वो किसी कम्युनिटी का राइट नहीं है, व्यक्ति का राइट है। ऑल पर्सन्स हैव बीन इंश्योर्ड। चूंकि अंतःकरण का शब्द यूज किया है, जिसको हमने कहा धर्म की आजादी, तो अब वो उनको हक हासिल है, इंसान को हक हासिल है कि वो जितना चाहे अपनी कल्पना की उड़ानें भरता चला जाए। मैंने पहले ही आपसे कहा, भारत का संविधान किसी मुस्लिम महिला को इससे नहीं कोई रोक रहा है कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती है। ये कॉलेज के लेवल पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं, बात सीमित है और इतनी है, उनको ये अधिकार है या नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड बना सके। बहुत सारी तो ऐसी स्थितियां आती हैं, आपत्तिकालीन स्थितियां आती हैं, जहां नाम से पहचानने की बजाय हमें ड्रेस से पहचानना जरूरी हो जाता है बच्चे को। हर एक का। मैं तो अलीगढ़ में पढ़ा हूं, अलीगढ़ तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना कोड, अपना ड्रेस कोड था और है। और था मैं इसलिए कह रहा हूं कि 64-65 तक क्लास भी नहीं अटेंड कर सकते थे बगैर ड्रेस कोड के। और मेरे मित्र, मुझसे सीनियर ऋषिपाल सिंह, जो अलीगढ़ में प्रोफेसर भी रहे यूनिवर्सिटी में, बात को अब रिटायर हो गए, अभी 4-6 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि जिस दिन उनका एप्लीकेशन दाखिले के लिए उनके पिताजी उन्हें लेके गए यूनिवर्सिटी, पहले टेलर के यहां गए उनकी शेरवानी का ऑर्डर देने के लिए। किसी को आपत्ति नहीं, हर धर्म के मानने वाले लोग अलीगढ़ में पढ़ते हैं। एडमिशन बाद को होता है, शेरवानी पहले से सिलवा लेते हैं। कोई किसी के ऊपर कुछ इंपोज नहीं करने जा रहा है, हर एक को आजादी है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या कॉलेज के लेवल तक की शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई ड्रेस कोड लागू कर सकें। और यहां हिजाब, पिछले साल वही बच्चियां हिजाब की डिमांड नहीं कर रही थी, तो किसी ने तो उन्हें उकसाया। अब वो बच्चियों को मैं मासूम मानता हूं, वो बच्चियां बेचारी शिकार बनी हैं कोई, और हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
जिस बच्ची ने टीवी पे ये कहा कि मेरे लिए रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन से, अगले दिन अखबारों में छपा कि उसके पिता एक मुस्लिम राजनीतिक दल के जिले के अध्यक्ष हैं, तो वो अपने पिता के दबाव में बोल रही थी। कोई आप देख लीजिएगा, मैं आपको अभी आज ही से कहता हूं, 3 महीने इस डिसीजन के बाद, या अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां का डिसीजन आने के 2-3 महीने बाद सर्वे करवाइएगा कि क्या किसी ने कॉलेज छोड़ा है। कोई कॉलेज नहीं छोड़ने वाला, कोई बच्ची अब घर में बंद होने को तैयार नहीं है। ऐसा परिवर्तन है, मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूं। ये लोग सर के बल खड़े हो गए। मेरे गांव चलिए, मैं आपको दिखाता हूं, 16-17 साल की बच्चियां, उन परिवारों की जहां 12-13 साल की उम्र में पैर बाहर नहीं रखने देते थे, आज वो साइकिल चला के 6 और 7 किलोमीटर कॉलेज जाती हैं, और लाख कोशिश कर ली, वो रुकने वाली अब नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने हाल ही में एक और बयान दिया था एक इंटरव्यू में, मैं इसके बारे में भी आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या इस देश में अब माइनॉरिटी स्टेटस की किसी को ज़रूरत नहीं है? ना हिंदुओं को कश्मीर में, ना मुसलमानों को बाकी देश में। ये एक सवाल है, और क्या हम ह्यूमन राइट्स की तरफ बढ़ना शुरू करें बजाय इसके कि माइनॉरिटी के इस बहस में हम हमेशा खींचते रहें? वो एक बुनियादी बात समझ लीजिए, माइनॉरिटी राइट्स की जरूरत वहां होती है जहां बहैसियत नागरिक के बराबर के अधिकार ना हो। मानिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का संविधान पाकिस्तान के सब नागरिकों के समान अधिकार और स्टेटस को स्वीकार नहीं करता है। जहां समानता नहीं है वहां माइनॉरिटी राइट्स की जरूरत होती है। लेकिन भारत में जहां नागरिकों के समान अधिकार हैं और नागरिकता के आधार पर अधिकार हैं, आप किस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इस आधार पे नहीं है, कास्ट के आधार पे नहीं है, रिलीजन के आधार पे नहीं है। रिजर्वेशन भी, उसका क्राइटेरिया भी कास्ट नहीं है, उसका क्राइटेरियन है एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। वहां पे आप को अगर ये शब्द प्रयोग करने पड़े तो एक मजबूरी थी शायद, और वो मजबूरी ये थी कि 200 साल तक अंग्रेज ये कहता था कि तुम राष्ट्र नहीं हो, तुम विभिन्न समुदायों का समूह हो। अब नए संविधान वो शब्द प्रयोग करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब समस्या ये थी, वो कहते थे कि बिल्डिंग ब्लॉक इंडिया का बिल्डिंग ब्लॉक कम्युनिटी है। हमारे संविधान ने कहा कि इंडिया का बिल्डिंग ब्लॉक सिटीजन है, हम नेशन हैं, हमारे समान अधिकार हैं हर किसी के। मैं तो इस तरह करके कहता हूं इसको, जब आप मुझसे कहते हो कि मैं चूंकि मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूं, तो इन लोगों के आर्ग्यूमेंट के मुताबिक मैं सारी जिंदगी परमानेंट माइनॉरिटी बन के रहूं, जिसका मतलब है कि मैं हीन भावना के साथ अपने देश में जिंदा रहूं। मैं आज नहीं कह रहा ये बात, ये पहला इंटरव्यू मैंने 1980 में दिया था। मैं अपने देश में, मेरा देश, मेरा संविधान मुझे बराबर के अधिकार देता है। मैं प्राउड इंडियन हूं। मैं हीन भावना के साथ अपने देश में जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे बराबर के अधिकार है, न किसी से ज्यादा न किसी से कम। बहुत सही कहा आपने आरिफ मोहम्मद खान साहब, और काश ये बात हर वो हिंदुस्तानी समझ सके कि वो हिंदुस्तानी या भारतीय पहले है, अपने धर्म का बाद में। और ये बात हम सबको बराबर करती है कि हम सब भारतीय हैं, इस देश के, इस संविधान के सदस्य हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।